कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो जनन चक्र हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसका मैं एक रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, जनन हमने पढ़ा है कि जनन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी जीव है अपने ही जड़ से और संतति की उत्पन्न करते हैं और संतति को जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें क्या है, अकेला जनक जनन करने के लिए सक्षम होता है। अकेला जनक जनन करने के लिए सक्षम होता है। इस प्रकार के होने वाले जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तथा जनन का वह प्रकार जिसमें क्या है, नर तथा मादा दोनों की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। नर तथा मादा दोनों की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। नर से हमें क्या मिलता है, नर से इसमें आवश्यक पदार्थ जो आता है, नर युग्मक आता है। क्या आता है, नर से आएगा नर युग्मक, मादा से आएगा मादा युग्मक। ठीक है, और ये जो दोनों युग्मक है, नर से आया नर युग्मक तथा मादा से आया हुआ मादा युग्मक, ये दोनों जुड़कर यानी कि संयुक्त होकर क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा पेंसिल मोटा कर दो। युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी युग्मनज को हम इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंगिक जनन के बारे में। तथा निषेचन क्या होता है, युग्मनज क्या होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, इन सभी से संबंधित हमने अपनी पिछली वीडियो में नर जनन तंत्र के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नर का जो प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक लक्षण, लैंगिक लक्षण किसको मानते हैं, वृषण को मानते हैं। वृषण को, टेस्टिस, जिसकी संख्या होती है 2, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मादा के अंदर कौन सा मादा के अंदर जो लैंगिक जनन अंग है वो कौन सा है, कौन सा प्राथमिक अंग है, किस तरीके से ये कार्य करता है ना। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो सामने अभी स्क्रीन पे चित्र देख पा रहे हैं, ये है मादा जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं वो होते हैं आपका योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडवाहिका, यानी कि इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ये हो गया आपके 2 अंडाशय, अंडाशय यानी कि ओवेरी। क्या होते हैं मतलब, अंडाशय यानी कि ओवेरी। इसके अंदर बना होता है अंडाणु। जैसे कि हमने मेल में पढ़ा था कि वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, ठीक उसी प्रकार मादा के अंदर जो अंडाशय है उसके अंदर बनते हैं अंडाणु। इसको हम लोग विस्तार रूप से अभी देखते हैं। मादा के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है या प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो है वो हम किस आधार पे कहते हैं, वो हम बोलते हैं अंडाशय के आधार पर। अंडाशय को मादा का प्राथमिक जनन अंग माना जाता है। अंडाशय को इंग्लिश में हम लोग ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी की संख्या मादा में होती है 2। ओवेरी की संख्या मादा में होती है 2, यानी कि 2 ओवेरी होती है मादा जनन तंत्र में। ओवेरी कितनी होती है, 2। ये करती क्या है, ओवेरी अंडाणु का निर्माण करती है। ओवेरी क्या करती है, अंडाणु का यानी कि ओवा का निर्माण करते हैं। इसको डिंब भी कहते हैं।
यानी कि अंडाणु का जो निर्माण होता है अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय के अंदर होता है, मादा जनन तंत्र में, मादा जनन अंग। ये जो अंडाशय है इसकी संख्या होती है 2। अब जैसे हमने नर जनन तंत्र में देखा था कि वृषण में क्या है, जो शुक्राणु बन रहे हैं, शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं, तथा इस अंडाणु को क्या बोलते हैं हम लोग? मादा युग्मक बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के संयुक्त होने के कारण क्या होता है? जाइगोट का निर्माण हो पाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो हम लोगों ने देखा था कि नर का जो शिश्न भाग है, नर का जो शिश्न भाग है वो क्या करता है? शुक्राणु को मादा के शरीर के अंदर ट्रांसफर करता है। जब मादा के शरीर के अंदर भेजने के लिए शिश्न का उपयोग किया जाता है ना? तो ये जो शुक्राणु है ये मादा के योनि के भाग में क्या है? रिसीव किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है। अब इस भाग से इसको पहुंचना होता है अंडाणु के पास, ताकि अंडाणु से मिलकर संयुक्त होकर ये क्या कर सके? आपका निर्माण कर सके यहाँ पर जाइगोट का। ध्यान दीजिएगा, यहां स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे अंडाणु बनते हैं अंडाशय में, ये फैलोपियन ट्यूब के रास्ते होते हुए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय की तरफ प्रवेश करते हैं। ये जो बीच वाला भाग है ये गर्भाशय है, यही वो स्थान है जहां पे क्या है? बच्चा पलता है। इसे बच्चादानी भी कहा जाता है। तो ये गर्भाशय में क्या होता है? बच्चा पलता है। अब ये अंडाणु जो है अंडाशय से तो बने हैं, अब ये फैलोपियन नलिका से होते हुए कहां पहुंचना होता है इनको? यहाँ पर गर्भाशय में। तथा जो शुक्राणु जो है वो आए हैं योनि के रास्ते से, वो प्रवेश कहां करेंगे? गर्भाशय में। अब जनन करने के लिए न्यूनतम आपको 7 ml शुक्राणु बनने आवश्यक होते हैं। यदि 7 ml शुक्राणु नहीं बनते हैं तो क्या होता है? जनन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका रीजन हम आपको बताते हैं। रीजन इसका क्या है? ये जो आप 2 अंडाशय देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। जैसे कि हमने मानव में नर में देखा था कि नर के अंदर जो वृषण है दोनों एक साथ काम करती है, दोनों वृषण एक साथ शुक्राणु का निर्माण करते हैं। जबकि मादा में ऐसा नहीं होता है। एक महीना ये वाला अंडाशय काम करेगा तो दूसरे महीने दूसरा वाला अंडाशय, तीसरे महीने फिर ये वाला अंडाशय, तो चौथे महीने फिर ये वाला अंडाशय। यानी कि एक महीने के क्रम में ये लोग क्या करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। ये 1 महीना नहीं, एक्चुअली 28 दिनों का काल होता है। कितने दिन का? 28 दिन का। अब देखिए, जब शुक्राणु यहाँ पर योनि के रास्ते प्रवेश करता है तथा ये पहुंचता कहां पर है? गर्भाशय में। अब देखिए, जो शुक्राणु है उसको दिशा थोड़ी मालूम है कि कौन सा अंडाशय अभी कार्यशील है, कौन सा कार्यशील नहीं है। तो कुछ शुक्राणु इधर प्रवेश कर जाते हैं, कुछ शुक्राणु इधर, और कुछ यहाँ से टकरा के यहीं पे मृत होके वापस चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए इस मंथ में, यानी कि जिस भी मंथ में यहाँ पे शुक्राणु प्रवेश किया है, इस मंथ में ये वाला अंडाशय क्रियाशील है। तो अब जो शुक्राणु इस तरफ गए, यानी कि दूसरे अंडाशय की तरफ प्रवेश किए हैं, अब ये तो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। जो इधर सामने से टकरा के आया वो भी वेस्ट हो गया। यानी कि लगभग 70% तक जो शुक्राणु है ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसका 30% भाग ही पहुंचता है जिस तरफ, यानी जो भी अंडाशय क्रियाशील है उस तरफ। अब यहां पहुंचने के बाद क्या होता है? ये जो फैलोपियन नलिका आपको दिखाई दे रही है, ये देखेंगे आप यहाँ पे काफी पतली है, काफी पतली है। तो क्या होता है? शुक्राणु यहाँ पे पहुंचता है। अब शुक्राणु, अब कोई एक शुक्राणु किसी एक अंडाणु के साथ क्या होगा? संलग्न करेगा या संयुक्त होगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। केवल एक शुक्राणु किसी एक अंडाणु के साथ मिलेगा। ठीक है, और बाकी जितने शुक्राणु हैं, जितने अंडाणु, वो सभी वेस्ट ऐसे ही बाहर निकल जाएगा शरीर से। तो ये प्रक्रिया होती है। इसी में अब जो
नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु दोनों मिलकर इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज वृद्धि करके क्या करता है, विकसित होकर क्या करता है, भ्रूण का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, भ्रूण का। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये स्लोगन काफी वायरल था कि भ्रूण हत्या बंद करो, जो गर्भ के समय ही बच्चों को जो मार दिया जाता था। तो भ्रूण वही वो स्थान होता है जहां पे बच्चा पलता है। तो ये जो युग्मनज है ये विकसित होकर किसका रूप ले लेता है, भ्रूण का रूप ले लेता है। अब इससे जुड़ी हम कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाओं में नसबंदी वगैरह जिससे संबंधित। अब एक्चुअली होता क्या है कि नसबंदी नहीं होती है महिलाओं में। अब आप देखेंगे कि अंडाणु बन रहा है अंडाशय से तथा वो फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश कर रहा है। आप इधर से भी देखते हैं तो सेम यही प्रोसेस है। तो होता क्या है कि ये जब अंडाणु आएगा तभी तो निषेचन की प्रक्रिया हो पाएगी। और जो नसबंदी कराया जाता है वो इसलिए कराया जाता है ताकि क्या हो, और जिनको बच्चों की इच्छा नहीं होती है तो नसबंदी कराते हैं ताकि दोबारा से निषेचन ना हो तथा कोई दोबारा बच्चा जन्म ना ले, इसके लिए कराया जाता है। तो इसमें आवश्यक क्या है कि अंडाणु को इधर आने से रोक दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस नलिका को ही काट, तो क्या किया जाता है, इस नलिका का ही कनेक्शन काट दिया जाता है। ये जो नलिका है इसी का कनेक्शन काट दिया जाता है ताकि यहां से जो अंडाशय से जो अंडाणु निकले वो यहां तक गर्भाशय तक पहुंचे ही ना। यदि यहां पे अंडाणु नहीं पहुंचेंगे तो शुक्राणु से संयुक्त नहीं होंगे, और यदि शुक्राणु से संयुक्त नहीं होंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या कराया जाता है, ये नसबंदी कराई जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा महिलाओं में नसबंदी नहीं होती है। ये नलिका है, इसका नाम है फैलोपियन नलिका, तो इसीलिए इसको नलबंदी कहा जाता है। तो तथ्य पे ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में नलबंदी कराई जाती है, नसबंदी होती है पुरुषों में, क्योंकि वैस नामक जो नस है उसको काट दिया जाता है। तो ये जो नस होती है इसलिए इसको नसबंदी कहा जाता है। तो नसबंदी होती है पुरुषों में जबकि नलबंदी होती है महिलाओं में। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, चाहे मैक्सिमम यही होता है कि जब महिलाओं में नलबंदी कराई जाती है तो ये बाकी अंडाणु को भी काट के बाहर निकाल दिया जाता है। इसका रीजन क्या है, अब यदि यहां से हमने कनेक्शन ही काट दिया है, इस नलिका को ही काट दिया है, तो अब यहां से अंडाणु इधर आएगा नहीं, और जब अंडाणु इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो इसका कोई काम नहीं है, इसका दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये क्या करता है, देखिए ये कैंसर को रूप ले लेता है। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है कोशिकाओं की, जो कि कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको पहले ही काट के निकाल देते हैं, क्योंकि अब अगर यही नहीं रहा, यहाँ से आगे अंडाणु जाएगा नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है कि इसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस किसमें होता है, महिलाओं में। महिलाओं में नसबंदी नहीं होती है, नलबंदी होती है। नलबंदी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबेकोटोमी। ट्यूबेकोटोमी किसमें होती है, महिलाओं में होती है। ट्यूबेकोटोमी किसमें होगी, महिलाओं में होगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसके आगे देखते हैं, इससे जुड़े कुछ और भी तथ्य हैं जो आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ हम लोगों ने तैयार किया है इसमें आप देखते हैं कि जो सबसे पहला पेज इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से रचनाएं पाई जाती हैं मादा जनन अंग में, ठीक है। इसमें वही सभी नाम लिखे हुए हैं जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया है, चर्चा किया है, ठीक है। इसमें प्रत्येक का कार्य जो है यहाँ पे विस्तार रूप से लिखा हुआ है। तो ये पीडीएफ को हम अटैच कर देंगे इसी वीडियो के साथ, और आप लोग इससे और बेहतर तरीके से इसमें से देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में हम फिर से एक वीडियो या अन्य किसी भी तरीके से हम प्रयास करेंगे कि आपको डाउट को जो है वो क्लियर किया जाए। इसमें एक चीज और मासिक चक्र के बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक महीना क्या होता है, एक महीने ये वाला अंडाशय काम करेगा, दूसरे महीने ये वाला अंडाशय काम करेगा।
तो जिस महीने ये वाला अंडाशय काम करेगा उस महीने ये वाला काम नहीं करेगा। तो होता क्या है, 28-28 दिन का ये काल होता है। तो ऐसे ये 13 बार ये अदला बदली करते हैं एक साल में। 13 बार में एक महीने ये काम करेगा, एक महीने ये काम करेगा, एक महीने ये, एक महीने ये, एक महीने ये, एक महीने ये। तथा जो अंडाशय बनता है, अंडाशय से जो अंडाणु बनता है, यदि उसका उपयोग निषेचन के लिए नहीं हुआ तो क्या होता है, वो शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है किसी रास्ते से। ये कुछ रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलता है और इसी को मासिक चक्र कहा जाता है। जो प्रत्येक 28 दिन में 3 या 5 या 7 दिन का जो है ये चक्र रहता है और ये प्रति माह लड़कियों को गुजरना पड़ता है। ये जब 12 या लगभग 13 साल की अवस्था से लगभग ये शुरू हो जाता है। ये मासिक चक्र बहुत ही जरूरी है। यदि मासिक चक्र नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि अंडाशय में अंडाणु नहीं बन रहे हैं, और यदि अंडाणु नहीं बनेंगे तो आगे चलकर जो प्रेगनेंसी में बहुत तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप लोगों को ऐसी कोई समस्या आती है तो आपको अति शीघ्र क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक और चीज होता है, जब इसमें निषेचन की क्रिया हो जाती है और गर्भाशय में जो बच्चा है वो अब पल रहा है, तो इसके दौरान क्या होता है कि अंडाशय में जो अंडाणु है ये नहीं बनती हैं। ये जो मासिक चक्र है इस समय तक बाधित रहता है, रुका रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। एक लास्ट टॉपिक इसमें छूट रहा है कि जो जनन से संबंधित जो बीमारियां फैलती है,